So the new topic we are starting in accounts is cash flow statements. ठीक है, so देखो नेट प्रॉफिट और कैश में फर्क है। जो आपने पूरे साल में कमाया दैट इज आपका नेट प्रॉफिट, लेकिन कैश फ्लो में क्या होता है, दो चीज होती है, पैसा अंदर आता है और पैसा बाहर जाता है। ठीक है, दो ही चीज होती है कि मनी इज कमिंग इन द बिजनेस, मनी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अभी ये भी हो सकता है पिछले साल का कोई पैसा आउटस्टैंडिंग था वो अभी आ रहा है, तो वो प्रॉफिट में तो नहीं आएगा, वो तो पिछले साल के प्रॉफिट में आएगा, लेकिन कैश फ्लो में हम इस साल में उसको अंदर लेंगे। पॉइंट इज हमेशा पॉजिटिव कैश फ्लो में रहने का। दैट इज यदि आपके पास इनफ कैश फ्लो ही नहीं है, आपका वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, आप बिजनेस कहाँ से करोगे? आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा टाइमली वापस कहाँ से रिपे करोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट को पैसा कहाँ से दोगे वापस? तो कैश फ्लो में नेगेटिव कैश नहीं जाना, ये बिजनेस को ध्यान रखना पड़ता है। अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो तीन एक्टिविटीज से होता है, तो वो तीन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, लिखो मेरे साथ। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती है, राइट? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, इस काम को करने से मुझे पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, वो शर्ट मैन्युफैक्चर करेगा और शर्ट सेल करेगा, तो उससे उसको पैसा मिलेगा। दैट इज द मेन बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, उसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, लेकिन सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या आता है वो हम समझेंगे। जैसे आपको ABC नहीं आता तो आप CAT CAT BAT BAT नहीं लिख सकते। सेम वे यदि आपको ये नहीं पता कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, आपको यदि यही नहीं पता है तो आप उसको सही प्लेस में डालोगे कैसे? तो फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेड क्या है और उसका सब हेड क्या है, यदि वो ही नहीं पता तो सम होने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दो बात होती है। पैसा कहाँ से अंदर आता है, दैट इज कैश इनफ्लो। आपके बिजनेस में पैसा कहाँ से अंदर आ रहा है, मेरे साथ लिखना, मेरे लिखने से आपको लर्न नहीं होगा, आपको अपना खुद का लिखना पड़ेगा। कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो कहाँ से आएगा? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जो भी सेल्स कर रही हूँ, वेदर इट इज सेल्स ऑफ गुड्स और वेदर इट इज सेल्स ऑफ सर्विसेज, सेल्स करने से मेन कैश इनफ्लो आता है। तो लिखो कैश सेल्स। ठीक है, कई बार हमको कोई मैं सर्विस दे रही हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, तो वो सर्विस दे रहे हैं, तो डॉक्टर को तो ये तो नहीं है कि है ना इतना रुपए दे दो, उनकी जो उनको जो मिलता है वो तो फीस होता है। तो कैश रॉयल्टी से भी रिसीव हो सकता है, फीस से भी, कमीशन से भी। तो चाहे कैश सेल्स हो या फिर कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन, क्योंकि मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में मुझे रॉयल्टी मिली, फी मिला, कमीशन मिला, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर देखो कैश सेल्स, सेल्स दो तरह की होती है, आपको पता है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल जब की थी तब पैसा नहीं आया था, बट लेटर ऑन व्हेन डेटर्स गिव यू द मनी बैक तब तो पैसा मिला ना। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल, तो ये कैश इनफ्लो इजी है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से मुझे पैसा आ रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल।
कैश आउटफ्लो, अब तुम ही सोचो ना, कॉमन सेंस, कैश सेल्स से इनफ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो किससे होगा? कैश परचेज से। लिखो कैश परचेज। बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डील्स विद डे टू डे रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी करने से जो पैसा आ रहा है वो इनफ्लो, जो पैसा जा रहा है वो आउटफ्लो, सिंपल है। देन रॉ मटेरियल खरीदते हो तो क्रेडिटर्स को भी पैसा देते हो, दैट इज ऑल्सो इन नॉर्मल बिजनेस कोर्स। सो कैश पेड टू क्रेडिटर्स और ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस में ही हम इनकम टैक्स का भी पेमेंट करते हैं। जो हमने बिजनेस से पैसा कमाया उसका इनकम टैक्स का हमको पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी हो तो कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आपके क्वेश्चंस में वो इनकम टैक्स के नाम से ही देते हैं। तो लिखो पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। बस कैश आउटफ्लो में ट्रेड पेएबल होगा ना? हाँ मैंने गलत लिखा, एकदम सही है, ट्रेड पेएबल होगा। creditors and trade payables. Okay. Now, cash purchase के कारण then payment of income tax. मैं क्योंकि डे टू डे बिजनेस कर रही हूँ, मेरी इनकम है, तभी तो मैं टैक्स पे कर रही हूँ। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, जिसका इनकम ही नहीं है वो क्या टैक्स पे करेगा? तो इनकम टैक्स पे करने से भी आउटफ्लो होता है। उसके बाद आप है ना नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में वेजेस पे करते हो, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। सो पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिखाया था, डे टू डे बिजनेस के एक्सपेंसेस। सो पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या क्या होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में? वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। मैं थोड़ा इन डेप्थ में जाके एक एक चीज इसलिए समझा रही हूँ कि आगे प्रॉब्लम नहीं हो। टाइम लगेगा चैप्टर में बट समझ में अच्छा आएगा। वेजेस, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। सिर्फ प्रोडक्शन करके सामान छोड़ नहीं देना ना, उसको बेचना भी है। सो दिस इज अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जाते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। मुझे क्वेश्चन था कि रॉयल्टी सिर्फ सर्विसेज के केस में होता है? नहीं नहीं, देखो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो कई बार क्या होता है कि है ना पूरा शर्ट आप ही बना रहे हैं, लेकिन वो शर्ट कोई पॉपुलर ब्रांड के नाम से बिक रहा है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बोलूँ विमल का ब्रांड है, फॉर एग्जांपल रेमंड्स का ब्रांड है, तो तुम उन रेमंड्स के ब्रांड से परमिशन लेते हो कि वो अपना लेबल यू कैन यूज, बिकेगा वो रेमंड के नाम से, लेकिन पूरा का पूरा शर्ट बनाया तुमने ही है, रेमंड का सिर्फ टैग लगाया, तो उनका नाम यूज करने के लिए तुमने उनको क्या दिया? रॉयल्टी। तो सिर्फ सर्विस नहीं है, प्रोडक्ट भी तो है, सिर्फ सर्विस नहीं है, प्रोडक्ट भी है। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं। हेलो सागर। हाँ सागर बोल।
चलो नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैं वापस से बोल रही हूँ कि हम यदि बेसिक में कपला कर देंगे ना तो आगे तुमको सब नहीं आएगा। किस हेडिंग में क्या है वो तुमको पता होना चाहिए, नहीं तो गया, फिर सब नहीं कर सकते तुम। अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक बात बताओ आप, हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? एज ए बिजनेस तुम किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो? कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदना है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, तो हम बोलते हैं ना अरे हमने इसमें इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो पर इसमें पहले हेडिंग डालो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अभी एसेट खरीदने से पैसा आता है कि जाता है, पहले तो ये बता दो। एसेट कोई खरीदते हो जाता है। हाँ जाएगा ना, और एसेट अंदर आएगा। तुम एसेट खरीदना इन्वेस्टमेंट है, या कोई भी नॉन करेंट एसेट, कोई भी फिक्स एसेट तुम खरीद रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो कैश आउटफ्लो किससे होगा? लिखो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो तुम यदि ऐसे सोच रहे हो, मिस तो सिखाई रही ना, लिख ही रही है, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाद में लर्न कर लेंगे, नहीं होगा, खुद से लिखो मेरे साथ। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स से कैश आउटफ्लो होता है। फिर कोई भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट खरीदो, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इससे भी कैश आउटफ्लो होगा। कैश इनफ्लो किससे होगा? फिर यदि मान लो कोई फिक्स एसेट्स है, हम लोग ये करते भी है ना, पुराना फिक्स एसेट्स बेचते हैं, नया वापस खरीदते हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेचने से जो मुझे पैसा आएगा वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कॉमा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, यदि किसी कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा? हाँ या ना? होगा ना? मान लो आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई ना वो। जब ये मान रहे हो तो ये बात बताओ, रिलायंस कंपनी के शेयर्स ने आपको डिविडेंड दिया, तो क्योंकि आपने रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था इसलिए आपको डिविडेंड मिला। तो जो डिविडेंड मिला है वो इन्वेस्टमेंट करने के कारण मिला है, इसलिए वो क्या होगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कंफ्यूज होना मत, किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के कारण आपको डिविडेंड मिले वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लिखो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? रीजन अभी समझाया। अच्छा, डिबेंचर्स, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे। डिबेंचर्स इज नथिंग बट लॉन्ग टर्म लोन जो एक कंपनी लेती है लोगों से। जब आप डिबेंचर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के डिबेंचर होल्डर होते हो, और डिबेंचर होल्डर को बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे तो आपने उनकी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, आपको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक और रीजन लिखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। इट इज वेरी वेरी फनी दैट हम लोग बोलते हैं कि अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, बट जब तक अकाउंट्स की थ्योरी आपको अच्छे से नहीं आएगी आप
आपका प्रैक्टिकल खराब हो गई, तो आपका जो फाउंडेशन है वो कोई भी सब्जेक्ट का थ्योरी है उसको स्ट्रॉन्ग करो कि ये कहाँ क्या आता है विद रीजन, बिना रटे, एंड फिर उसके बाद अपनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमको पता है किसमें क्या आता है, तो हम सम अच्छा कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे जाती हूँ। Can I erase the board, children? Yes. Okay. ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया, तीसरा एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्हीं 3 एक्टिविटीज के कारण इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। इसमें 2 कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। एक बात बताओ, आप एक कंपनी हो, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। आप अपनी कंपनी को कहाँ से पैसा लाके फाइनेंस करा सकते हो? यू आर अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, जो भी कंपनी हो, चलो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आप अपनी कंपनी को कहाँ से फाइनेंस करोगे? कहाँ से पैसा आप ला सकते हो? बताओ। पब्लिक से। जोर से बोलो। पब्लिक। आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो पब्लिक से पैसा लेकर आओगे। कैसे? शेयर्स इशू कर सकते हो। शेयर्स। हाँ, वेरी गुड। तो आप शेयर्स दोगे और शेयर्स, जितने भी शेयर्स बिकेंगे उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो कैश इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मेन कैश इनफ्लो कहाँ से आता है? लिखो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। जनता को शेयर्स बेचे और बदले में पैसा लिया है। कई बार शेयर्स बिना पैसे के भी बेचे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी से 3 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, उसको बदले में मैंने शेयर्स दे दिए, तो बिल्डिंग आई, शेयर्स गए, तो वो नहीं आएगा। कैश इनफ्लो में सिर्फ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, शेयर बेचने के बदले में मुझे कैश मिलना चाहिए, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इन कैश। देन यदि मैं मेरी कंपनी की डिबेंचर्स बेचती हूँ तो भी मुझे पैसा मिलेगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कॉमा डिबेंचर्स इन कैश। मैं यदि लॉन्ग टर्म बोरोइंग करती हूँ, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन लेती हूँ, तो भी मुझे पैसा तो आ गया, मैंने मेरी कंपनी को लोन लेके फाइनेंस किया। तो नेक्स्ट लिखो, लोन रेज, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। कई बार कैश क्रेडिट लेते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके बिजनेस के करंट अकाउंट में जितना पैसा है, मान लो 1 करोड़ है और तुमको 1.5 करोड़ लेकर आना है, तो तुमने 50 लाख बैंक से टेम्पररी अरेंजमेंट कराया है पैसा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से भी तो मैंने खुद को फाइनेंस किया ना। सो इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। सो कैश क्रेडिट या बैंक ओवरड्राफ्ट लेने से भी मैं खुद को फाइनेंस करती हूँ।
चलो, दो टर्म्स आपको पहले याद होने चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। जब ऐसा कंपनी, मान लो ये कंपनी है एक, और इस कंपनी का नाम है, चलो, मोहित अग्रवाल एंड कंपनी, मोहित अग्रवाल एंड कंपनी। जब ये जनता को शेयर्स बेच रही है, यहाँ पे लोग हैं, इन लोग को शेयर्स बेच रही है, तो शेयर्स बेच रही है तो बदले में इसको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, कंपनी को कैश मिला। अब शेयर्स बेच रही है तो शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी इक्विटी शेयर्स, दैट इज द ओनरशिप शेयर्स, एंड इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को बेसिकली कुछ प्रेफरेंस होता है, मतलब जैसे एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इनको पहले पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इक्विटी शेयर्स का रिस्क हाई होता है तो उनका रिटर्न भी हाई होता है, दे आर नोन एज द ओनरशिप शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को यदि कुछ, मान लो इनका पैसा पहले, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वाइंडिंग अप के टाइम किसकी कैपिटल को पहले वापस रीपे किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल को। तो जब हम शेयर्स बेचते हैं तब हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। जब वो शेयर्स हम वापस मंगाते हैं और जनता को उनका पैसा लौटाते हैं तब हम क्या बोलते हैं उसको? अब शेयर्स वापस मंगा रही है कंपनी अपने पास और उन लोगों का पैसा उनको लौटा रही है, तो दैट विल बी नोन एज रिडम्पशन। वर्ड नहीं याद होगा तो उसको फिट कहाँ करोगे? रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसी तरह से डिबेंचर से आपने लोन लिया, ठीक है, लेकिन आप जब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौटा रहे हो तो आप क्या वर्ड यूज करोगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब शेयर इशू किए हैं तो उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड? किसी को पता है डिविडेंड क्या होता है? हम शेयर अगर इन्वेस्ट किया तो कंपनी उसको हम लोग को डिविडेंड। हमने किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किए हैं, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे और वो कंपनी हमको डिविडेंड देती है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्यों देती है? व्हाट इज अमाउंट पे इन्वेस्ट किया, हाँ? अमाउंट पे इन्वेस्ट किया। तो जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को भी उनको कुछ रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बेटा उसको करेक्टली बोलना जरूरी है। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट किया, सारा प्रॉफिट खुद के लिए नहीं रखा, शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया था, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांटा। तो डिविडेंड क्या होता है? समझो, पहले समझो फिर लिखना। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed among the shareholders is known as dividend। कंपनी ने कमाया, देखो 50 कंपनी थी, तुम्हारी कंपनी को ही उस शेयर होल्डर ने चूज किया, नहीं तो किसी और कंपनी के भी को भी चूज कर सकता था ना, उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता। तो कुछ ना कुछ तुम्हारी कंपनी में देखा होगा ना, तब तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को खरीदा। अब तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो जस्ट अ स्मॉल टोकन दे आर गिविंग कि अच्छा आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, हमारे में इतना फेथ रखा, तो अब हमारी कंपनी ने ये प्रॉफिट कमाया है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, एंड जो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बटा, दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो डिविडेंड बांटना भी तो शेयर से खुद को फाइनेंस किया था, तो डिविडेंड बांटा तो कैश आउटफ्लो हुआ थ्रू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो की लिस्ट लंबी है। लिखो। मिस रिडक्शन कहाँ जाता है? रिडम्पशन भी यही आएगा, वापस से एक्सप्लेन करूंगी। लिखो। अच्छा, एक और बात है, बायबैक क्या होता है? पहले हम टर्म्स तो समझ लें फिर हम लिखेंगे बायबैक। देखो, ये मोहित अग्रवाल एंड कंपनी है, इसने जनता में शेयर्स बेचे। अब इसको, अब इनफ पैसे हैं, इसको लगता है, मान लो मोहित अग्रवाल एंड कंपनी के शेयर्स अभी 1000 रुपए मार्केट में चल रहे हैं। अब उसको मन में पता है मेरी कंपनी अभी इतना अच्छा करने वाली है, कॉम्पिटिटर्स को भी टफ कंपटीशन दे रही है, आगे हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। मोहित अग्रवाल एंड कंपनी को पता है कि बहुत ही जल्दी ये जो मेरे कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपए है ना,
ये 1500 हो जाएगी, उसको अपनी कंपनी में भेज दे, ठीक है, 1500 हो जाएगी। तो अब अभी तो जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स हैं वो ये 500 का कैप एंजॉय करेंगे ना। अब मोहित अग्रवाल एंड कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है, तो वो क्या सोचेगा, चलो अभी मेरे पास 1000 रुपए का शेयर चल रहा है ना, मैं 1100 में बाय बैक करता हूँ, तो शेयर होल्डर को 100 रुपए का प्रॉफिट है, मार्केट वैल्यू अभी 1000 ही है, तो वो मेरे को आके मेरी कंपनी का ही शेयर बेच देंगे। तो when the company buys its own shares back from the shareholders, it is known as buyback of the company, buyback of the shares. And जब ये 1500 होगा शेयर, तब 400 का प्रॉफिट खुद कंपनी कमाएगी। तो जब कंपनी बायबैक करती है अपने शेयर्स, अपने इक्विटी शेयर्स, तो एक बार तो जनता को 1100 रुपये उसको देने पड़ेंगे ना, वो कैश आउटफ्लो होगा उसका। तो लिखना स्टार्ट करो, कैश आउटफ्लो किससे होता है, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। फटाफट लिखो हाँ थोड़ा। जैसे एक डाउट है, सारे इशू उन्होंने जितने भी शेयर्स इशू किए होते हैं वो सब वापस ले लेते हैं क्या, कि पार्टी लेते हैं? नहीं, इतना बड़ी वैल्यू में शेयर्स होते हैं ना, वो पहले वो है ना सारे ले भी नहीं सकते। और इसके अलावा मैं जस्ट तुमको नॉलेज के लिए हाँ एक एग्जांपल देती हूँ। नया रूल निकला है, ऑल्दो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, पर समझो जैसे डीमार्ट एक कंपनी है, अब डीमार्ट के ओनर्स दमानी, ओके, तो है ना मेजर शेयर्स उनके खुद के पास थे। फिर एक रूल निकला इंडिया में कि आप है ना अपनी कंपनी के इतने % शेयर्स ही होल्ड कर सकते हो, बाकी आपको जनता को देने ही पड़ेंगे। यू कैन नॉट रिटेन देम, सो यू कैन नेवर बाय बैक ऑल, यू कैन नेवर बाय बैक ऑल, बट सर्टेनली अ पार्ट ऑफ द शेयर्स यू कैन। सो आप कभी भी सारे शेयर्स खुद नहीं मंगा सकते। पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप यदि बायबैक का मतलब समझ रहे हैं और आपको पता है कि बायबैक में मुझे पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उससे कैश आउटफ्लो हो रहा है, एंड वो कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो रहा है, इतना बात याद रखना। फिर पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को रिडीम किया तो उनको भी तो वापस पैसा देना पड़ेगा ना। पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स लेते हैं तब कैश इनफ्लो, तो देते हैं तो भी आउटफ्लो होगा ना। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, देन डिविडेंड पे किया तभी भी कैश आउटफ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, देन आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपका आउटफ्लो है। और क्योंकि लोन लिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से थी, तो उस पर इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। देखो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन long term and short term loan, payment of interest on long term and short term loan, then payment of preliminary expenses। ये मैं समझाती हूँ क्या होता है। पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? जैसे कि जब एक कंपनी फॉर्म होती है उसके लिए बहुत खर्चे होते हैं, आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये वो। जब तक कंपनी का नाम नहीं खड़ा होगा तब तक आप किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करोगे कि ये 50,000 रुपया मेरे को कंपनी की फॉर्मेशन में लग गया? किसके? तो वो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और वो एक साथ तो राइट ऑफ नहीं कर सकते ना, वो धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। थोड़ा एक पार्ट P&L में डेबिट करते हैं एक्सपेंस करके, और बाकी हम लोग रख देते हैं नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू करने की जो करते थे उसका, तो वो जो पेमेंट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ओके, अभी है ना, मान लो बैंक से 50 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था, अब उसमें से 1 लाख का पेमेंट कर दिया, आई मीन 10 लाख का पेमेंट कर दिया। तो जो पेमेंट किया है वापस से बैंक ओवरड्राफ्ट का, वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो ही है ना। तो डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, मतलब उसको पेमेंट करके डिक्रीज किया। डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ कैश क्रेडिट और बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मोस्ट वेलकम, मन में मत रखो, पूछ लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में गलती हो सकती है यदि नॉलेज नहीं हो कि ये पॉइंट क्या है, ध्यान से सुना, ये आएगा एग्जाम में। हम बोलते हैं कैश, देखो कैश फ्लो बना रहे हो तो ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश वो तो पता ही होना चाहिए ना, जो उसका डिफरेंस होगा वो इनफ्लो आउटफ्लो होगा, वो सम करते वक्त समझेंगे। बट कैश का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बैंक का कैश या सिर्फ कैश इन हैंड? कैश फ्लो के लिए कैश का मतलब कुछ और भी इंक्लूड करता है, लिखो अपने नोटबुक में। Short-term investments and marketable securities are to be taken as components of cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents. मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कंपेयर करना पड़ेगा कि मेरा कैश बढ़ा है कि घटा है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स cash and cash equivalent includes short-term investments and marketable securities. और ये बात याद रखने की है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। उसको यदि आप करंट एसेट्स मान के सम कर लिए तो आपका आंसर रॉन्ग चला जाएगा। ये जरूर लिखना और इसको हाईलाइट करना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यदि कोई चीज है ना ब्रैकेट में डिनोट किया, इसका मतलब वो नेगेटिव है।